नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हमारी जो नदियां हैं ये ऑलरेडी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से नदियां जो हैं वो हमारे देश में हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। जल जीवन है, वाटर इज लाइफ। ये स्टेटमेंट हम सब जानते हैं। इसके बावजूद भी अगर नदियों की ये कंडीशन है तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एवरी सिंगल इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने खुद के अंदर झांके और देखें कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन इन क्लीनिंग इंडियाज पॉल्यूटेड रिवर्स। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की क्यों आवश्यकता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये चीजें हमें समझनी है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। दिस इज वेरी वेरी सैड कि इस प्रकार की कमेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना साहब, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके पास जब आउटगोइंग सीएम आतिशी गए अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती है। जब आपने इलेक्शन हार लिया तो फिर ये जो आतिशी मैडम है वो उनके पास गए सक्सेना साहब के पास, और उस समय पर सक्सेना साहब ने उनको ये कहा कि आप इसलिए हार गए क्योंकि यमुना मैया जो हैं उसका श्राप आपको लगा है, क्योंकि आप यमुना मैया को क्लीन नहीं कर पाए, यमुना रिवर को क्लीन नहीं कर पाए। यहां पर ये जो शब्द है ना मैया, इस पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें कुछ ऐसा था कि जिन देशों में नदियों को नदियों की तरह देखा जाता है वहां पर दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर्स आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप। और जिस देश में हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, हम गंगा मैया, यमुना मैया कहते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर्स जो हैं वो इस प्रकार के देश में हैं, हमारे देश में हैं। तो दिस इज ए हिपोक्रेसी कि एक तरफ हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ ये रियलिटी है कि हमारी नदियाँ जो है वो दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर्स हैं। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, ये जो बात बताई ना उन्होंने कि कर्स्ड बाय यमुना मैया, इस प्रकार के जो टॉक्सिक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये इस बात का इशारा है। अगर आप इस चीज को, इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए गहराई से सोचे तो दिस इंडिकेट्स कि एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर इस प्रकार की सेंसिटिविटी जो है वो नहीं है। और ख़ास करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज सैड फॉर द होल नेशन। मैं यहाँ पर सिर्फ सक्सेना साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आप किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते हैं, राइट। दिल्ली जो है उसका एनवायरनमेंट की बात करें, उसके एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आप भी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, राइट। और यमुना नदी का जो पानी है वो तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, और एक तरफ आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए, दूसरी तरफ जो पानी आप पी रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो भी काफ़ी टॉक्सिक है। तो इस प्रकार के माहौल के अंदर कौन जिंदा रहना चाहेगा, कौन ऐसा चाहेगा कि इस प्रकार के वातावरण में अपने बच्चे, अपने परिवारजन जो हैं उनको इस प्रकार की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पा रही है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर द होल नेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे कैपिटल की बात है। कैपिटल शुड बी लाइक एन एग्जाम्पल कि दूसरे जो क्षेत्र हैं, दूसरे जो गांव हैं, टाउन हैं, वो कैपिटल को देखने चाहिए कि देखिए कैपिटल में कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें एक दिन हमारे यहाँ पर भी हों तो एक होता है ना कि इट शुड बी लाइक ए सिंबल कि इस दिशा में हमें जाना है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कैपिटल में ही इस प्रकार की चल रही है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव साहब के बारे में ये कहा जाता है कि बिकॉज ही इज़ ए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, तो उनका जो मेन काम है दैट इज़ कि पूरे देश में, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए उनकी मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले लगभग 2-3 सालों का उनका अगर देखेंगे काम, तो उनका मेन फोकस जो रहा है दैट इज़ कि कैसे उनकी जो पार्टी है
उनको अलग अलग जगहों पर इलेक्टोरल जीत मिले, राइट, जो इलेक्शंस हैं उसमें उनको जीत मिले, इस दिशा में उनका फोकस रहा है। एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो अगेन सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मीन्स क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है तो हमेशा एयर पोल्यूशन की जब बात आती है तो दिल्ली का ही नाम लिया जाता है। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जो लोग जियोग्राफी के बेसिक्स को समझते हैं तो वो जानते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं, राइट, जो आप समझ लीजिए पाकिस्तान की तरफ से जो आने वाली हवाएं हैं, राइट, वो जब दिल्ली को क्रॉस करती है, और सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा जो मैं लेट मी राइट इट डाउन हियर, थोड़ा क्लीन कर देता हूं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि समझ लीजिए आप कि दिल्ली से लेकर पटना तक का जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट जो है उसके जो शहरों को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि मोस्ट पोल्यूटेड जो एयर है वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, इस पूरे बेल्ट में देखने को मिलती है। तो दूसरे जो ऐसे शहर हैं उनकी तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, मीडिया उन पर उतना फोकस भी नहीं कर रहा, क्योंकि पॉलिटिकली ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ टीआरपी ज़्यादा मेक्स मीन्स सेंस ये बनती है कि आप दिल्ली पर फोकस कीजिए बिकॉज दैट इज़ ए कैपिटल, लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। पटना के बारे में बात करेंगे तो उतना ध्यान नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की हिपोक्रेसी जो है वो भी चल रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कंफर्म किया है कि हमारे देश में, इंडिया की जो नदियां हैं, तो 80% नदियां जो हैं वो पोल्यूटेड नहीं, हाईली पोल्यूटेड हैं, 80%। ये सीपीसीबी का कहना है। गंगा, यमुना, गोदावरी, घाघर, गोमती, ये सारी जो नदियां हैं, दीज आर द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन आवर कंट्री। और गंगा के ट्रीटमेंट के लिए, राइट, गंगा को क्लीन करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए। इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है वो इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। अनट्रीटेड सिवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो आज भी बहुत सारी हमारी नदियाँ जो हैं उनको पोल्यूट करने का काम करती है, क्योंकि हमारे अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है, राइट। लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतने बिजी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके अंदर वो शायद अवेयरनेस नहीं है कि हम सड़कों पर उतर जाएं, हम हमारे जो लोकल एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनको हर रोज़ कंप्लेन करें कि भाई इस प्रकार की चीज़ें क्यों चल रही है, राइट। वी विल रादर बाई 20 रुपये का पानी की बोतल खरीद लेंगे, लेकिन वी विल नॉट से थिंग्स टू आवर एमपीज़ और एमएलएज़ कि ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, वो अपना पोल्यूटेड पानी जो है वो नदियों में ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑफिसर्स को प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माहौल हुआ है कि ये काम जो है वो मेरा नहीं है, ये काम जो है वो सरकार का है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि सिर्फ सरकार से कुछ नहीं होगा, सरकार को अगर हम साथ नहीं देंगे तो चीज़ें जो हैं वो चेंज कभी नहीं हो सकती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान। क्या ये अभियान गलत है? नो, ये अभियान बहुत ही अच्छा अभियान है, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा गंदगी है, और ये गंदगी कौन कर रहा है? कोई बाहर से लोग आकर कर रहे हैं? नहीं, हम ही कर रहे हैं। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस, इसकी जो गहराई है वो हम समझते ही नहीं है। स्वच्छ भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सड़कें क्लीन होनी चाहिए, स्वच्छ भारत का मतलब है कि सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो एयर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, राइट। साउंड पोल्यूशन भी उसका ही पार्ट आ जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो साउंड पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन साउंड पोल्यूशन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। यमुना जब दिल्ली रीजन में एंटर होती है तो टॉक्सिक फॉर्म से कवर होती है। इसमें ये दो केमिकल्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही हाई लेवल पर, एमोनिया है और फॉस्फेट्स, राइट। क्लीनिंग रिवर्स लाइक द गंगा एंड यमुना रिक्वायर्स इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड टाइम बाउंड एक्शन, क्योंकि ये नदियां जो हैं वो अलग अलग एक राज्य में पैदा हुई, अलग अलग राज्य से होकर अलग अलग राज्यों तक जाती है। तो आपको हर एक पूरा जो बेल्ट है, गंगा का जो पूरा बेसिन है, यहाँ से अगर स्टार्ट होती है, एस फॉर स्टार्ट, एफ फॉर फिनिश, तो जितने भी स्टेट्स इसमें आते हैं सारे स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, और टाइम बाउंड एक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। राजीव गांधी साहब जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय पर उन्होंने गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया था, 1986 की बात है। अब उस समय पर उन्होंने कोशिश की, चीज़ें वो नहीं कर पाए, लेकिन जब
वो इलेक्शन हार गए और जब वो प्रेसिडेंट के पास गए अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, तब प्रेसिडेंट साहब ने उनको ऐसा नहीं कहा था कि आपको गंगा मैया का श्राप लगा है इसलिए आप हार गए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर, जब वो पीएम बने तो उनके जो स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स देखेंगे उसमें से सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था दैट वाज नमामि गंगे प्रोग्राम। कोशिश चल रही है, आई एम नॉट सेइंग कि सरकारों ने काम नहीं किया, राजीव गांधी साहब की सरकार ने भी काम किया, मोदी साहब ने भी काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो रिजल्ट्स डिलीवर आज भी नहीं हुए हैं। नितिन गडकरी साहब जो हैं उनको बहुत ही वो टारगेट अचीवर्स हैं, जो भी टारगेट्स वो सेट करते हैं तो नितिन गडकरी साहब अचीव कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू रोड्स, व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये उनकी एक छवि है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा या फिर याद होगा कि जब वो मिनिस्टर थे वोटर के, राइट, तो उस समय पर उन्होंने ये एक प्रॉमिस दी थी, उन्होंने ये कहा था कि 1.3 ईयर्स में, यानी कि 15 महीनों के अंदर जो यमुना नदी का जो पानी है वो आप पी पाएंगे। ये उन्होंने एक शपथ ली थी, एक प्रॉमिस ली थी। आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा उनका पूरा स्टेटमेंट। 11 साल हो गए, सिचुएशन जो है वो अभी जैसी वैसी थी, वैसी ही, लगभग वैसी ही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एयर पोल्यूशन हो, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। और ब्लेम गेम की जब तू मैं की शुरुआत होती है, इसका मतलब भी यही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता है। मीन्स किसानों पर ये सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं कि पंजाब के किसान जो है वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, हरियाणा के जो है वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं और इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग स्टबल बर्निंग का रोल नहीं, स्टबल बर्निंग प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। कुछ समय ऐसा होता है जब स्टबल बर्निंग की वजह से पराली को जब जलाया जाता है तो उसकी वजह से ये पोल्यूशन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। लेकिन वो बातें भी याद हैं किसी को कि अरावली की पूरी जो रेंज है, जो एक दीवार का काम करती है, कि थार डेजर्ट की जो रेत है वो उड़कर दिल्ली और उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है वहाँ पर ना आ जाए, तो बीच में जो सैंड माफियाज हैं उन्होंने तो पूरा पहाड़ जो है वो गायब कर दिए हैं। इट्स लाइक कि एक जो दीवार है उसमें आपने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। तो वो सैंड माफियाज ने जो किया उसका क्या, किस क्षेत्र में आते हैं, किस राज्य की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या उस राज्य की सरकार ने इस पर काम किया है? फिर आप ब्लेम गेम करते हैं, आप तू मैं करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रह रहे हैं और सारी चीज़ें मीन्स अगर किसी पर ब्लेम डाल दिया, आपने कहा कि इस व्यक्ति की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स के क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से ये हुआ है, दैट मीन्स कि आप उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? और AQI लेवल जो है ये स्टबल बर्निंग के बाद भी हाई ही रहता है। तो सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं है, स्टबल बर्निंग इज लाइक ए ब्लेम गेम के लिए अच्छा है, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन जो होता है, वेहिकुलर पोल्यूशन, व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है, इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, राइट, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ों से लोगों का ध्यान हट जाता है जब आप किसी और पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। हमारे देश के वैसे तो थोड़े कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर थे, उमा भारती जी, राइट, कुछ उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते थे, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज थिंग्स हियर। उमा भारती जी जो हैं, शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, राइट। उनकी एक्शंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ रही होगी सरकार की, कंट्रोवर्सीज और व्हाटएवर इट मे बी, राइट, उसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद हमने देखा है कि चीज़ें जो हैं, क्योंकि शी वॉज डेडिकेटेड टू दिस थिंग ओनली। आज हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय हैं, अलग से हमारे देश में एक मिनिस्ट्री हमने पानी को लेकर ओपन की है, राइट। तो उसके बावजूद भी ये सिचुएशन है। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा, भगवान करे अभी कभी ऐसा ना हो, लेकिन विश्व युद्ध 3 अगर होगा तो उसका मेन रीज़न क्या होगा पता है? वाटर, पानी को लेकर युद्ध होगा, क्योंकि पानी एक बहुत ही स्कैर्स रिसोर्स बनता जाता है, बन रहा है इनफैक्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी की ही सरकार पावर में आई है, राइट, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा। तो अब देखते हैं कि क्या एक्शन जो है वो सरकार, डबल इंजन सरकार जो है वो क्या एक्शन लेती है। और शायद आपको ये ऐसा लग रहा हो कि
ये पूरी डिस्कशन जो है वो किसी एक पार्टी, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। किसी पार्टी के साथ, मैंने आपको राजीव गांधी का भी बताया ना कि उन्होंने भी काम किया और मोदी साहब ने भी काम किया है, तो इट्स नॉट अबाउट एनी वन पर्टिकुलर पार्टी। लेकिन दुखद बात जो है वो ये है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के द्वारा दिए जाते हैं, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर बहुत सारे पॉइंट्स पर, बहुत सारे टॉप लेवल पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारी पूरी टीम है, तो टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर सेंसिटिविटी जो देखनी चाहिए उतनी नहीं है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, वाई दिस सीरीज इज़ इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल। ये एक रेयर स्किल है लेकिन इसकी वैल्यू आज के समय में सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी जो है इसमें आपको ये एक एज प्रोवाइड करेगी ये सीरीज़, और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ये जो पूरी सीरीज़ है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये जो सीरीज़ है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीरीज़, राइट। जो पुरानी सीरीज़ आती थी वो डे टू डे जो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है या फिर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स जो हैं तो उनको लेकर उनमें क्या एडिटोरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो उनके एनालिसिस के साथ जुड़ी हुई सीरीज़ थी। दिस वन इज़ बिट डिफरेंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये उससे कई ज़्यादा लेवल पर अच्छी है। द रीज़न इज़ क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर, राइट, जो मेंस एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली उसी प्रकार के प्रश्न, उसी प्रकार के टॉपिक्स जो हैं वैसे ही डिस्कस करते हैं। इट्स लाइक क्वेश्चन फॉर यू। आप हर रोज़ समझ लीजिए आपको 5 ऐसे टॉपिक्स जो हैं विद मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो मिलेंगे। इसी के साथ इसका इन डेप्थ रिव्यू एनालिसिस मिलेगा, राइट। तो आप देखिए 1 महीने के अंदर यू विल रफली स्पीकिंग, संडेज़ को अगर हम छोड़ दें और बैंक हॉलीडेज़ को छोड़ दें तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे देन यू विल गेट 125 टॉपिक्स इन अ मंथ। और ऐसा भी नहीं है कि आपको आज का जो लेक्चर आपने नहीं, कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो छूट गई चीज़ें, नहीं। यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स एनी टाइम। आप आज देख सकते हैं, आप परसों का लेक्चर आज देखिए, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर एक और आपके लिए एक फ्रीडम हो जाता है। ये एक विचारधारा के साथ मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। ओके, व्हाट मेजर्स आर नीडेड to ensure accountability and efficiency in India's defense production ecosystem। अब देखते हैं इस विषय को। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हमारी जो एयरफोर्स के जो हेड हैं, उन्होंने HAL को क्रिटिसाइज किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि HAL में क्रॉनिक इनएफिशिएंसीज हैं और इसकी वजह से डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। और इस डिले की वजह से क्या होता है, जो एयरफोर्स है उसका जो एक काम है वो काफ़ी क्रिटिकल रहता है। एयर पावर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन अगर आपके पास पायलट्स अच्छे हैं लेकिन आपके पास वो हथियार नहीं है, आपके पास वो एयरक्राफ्ट्स रेडी नहीं है, आपके पास वो मिसाइल्स रेडी नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें अगर चल रही हैं तो इससे होता यह है कि हमारी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑपरेशनल रेडीनेस। ये एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि एक तरफ हमें सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनना है और दूसरी तरफ हमें ऑपरेशनल रेडीनेस भी चाहिए। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए प्रोडक्शन कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी टॉप लेवल की होनी चाहिए। आप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम देख लीजिए, तेजस मार्क 1 की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया यानी कि HAL के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलेज चल रहे हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि सरकारी कंपनी है ना, आपको यहाँ पर हायर एंड फायर जैसी सिचुएशन नहीं है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इफ़ यू डोंट हंट राइट यू विल गो स्टार्व, यानी कि अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो आप भूखे रहेंगे, ऐसे कि नहीं है। आपको सैलरी मिल जाती है क्योंकि सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनीज के अंदर, PSUs के अंदर इस प्रकार का एटीट्यूड तो हमें देखने को मिला ही है, हमेशा से देखने को मिला है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसकी वजह से LCA प्रोग्राम जो है वो काफ़ी डिले हुआ। सोचिए 1980s में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट जो है इसको कंसीव किया गया, लेकिन आज भी इट हैज़ फेल्ड टू मॉडर्नाइज द IA फ्लीट ऑन शेड्यूल। जो इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है या फिर इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की जो दिशा में हमें काम करना है तो इसका शेड्यूल आज भी अचीव नहीं कर पाया, राइट। जो ब्लेम गेम होती है वो ये होती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें टाइम पर ये चीज़ें नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ों का रूट कोज अगर कोई है तो दैट इज़ डोमेस्टिक इनएफिशिएंसीज। हमारी जो HAL हैं, इस प्रकार की सरकारी कंपनीज जो हैं
वो टाइम पर काम नहीं करती हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से डिलेज होते हैं, और डिलेज होते हैं तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा, 1% जो हैं वो आप धीरे धीरे ड्रॉप होती जाएगी आपकी एफिशिएंसी या फिर आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस। और देखते ही देखते चाइना जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो चाइना एक वक्त था जब एयर पावर में हमसे काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करता था, नेवी में काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करता था, एयर आर्मी में भी इट यूज्ड टू बी वेरी वीक, राइट। उनकी आर्मी बड़ी है लेकिन दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड कंपेयर टू इंडियन आर्मी। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वहाँ पर जो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन जहाँ पर हुआ है, राइट, उन्होंने खुद का वो क्या कहते हैं, व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, एयरक्राफ्ट कैरियर, खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। उस समय पर हमारे पास, आप इतिहास देखिए, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का कितना अनुभव है। उन्होंने कुछ सालों पहले, लगभग 1 दशक के अंदर ही उन्होंने बनाना स्टार्ट किया और यूज़ करना स्टार्ट किया है। लेकिन क्योंकि अब उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो दे आर गेटिंग बेटर ईच एंड एवरी डे, और हमारी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जा रही है। टाइम पर बाहर से इंजन मिल गए। पहले तो हमारे देश में ही इंजन बनाने की बात थी, उसमें हम फेल रहे, फाइटर जेट का इंजन हम नहीं बना पाए। तो फिर इंजन की सप्लाईज हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो तेजस का मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन जो है वो टाइम पर नहीं हुआ, और असेंबली टेस्टिंग जो है उसकी, उसमें इनएफिशिएंसी, सर्टिफिकेशन जो है उसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है। ये सारी चीज़ों की वजह से चैलेंजेस जो हैं वो हमारी एयरफोर्स को फेस करने पड़ते हैं। AMCA प्रोग्राम जो है, आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा AMCA को, तो इसमें भी जो आपको एक एयरक्राफ्ट बनाने हैं ट्रेनिंग के लिए, ये सारी चीज़ें, इसमें भी बहुत सारे प्रोटोटाइप के हर्डल्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो जब तक आप सरकारी कंपनीज कैसे काम करती हैं, डिफेंस PSUs जो हैं, अगर उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर नहीं है तो फिर वो डिलीवर टाइम पर नहीं करेगी। ग्लोबल फर्म्स जो हैं तो उसमें मार्केट ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी होती है। प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकार उनको अगर मदद भी कर रही है लेकिन दे ऑपरेट एज ए प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज, एज यू नो, SBI बिगेस्ट बैंक है, लेकिन SBI में कभी जाइए आप, यू विल फाइंड के बहुत भीड़ रहेगी, यू विल नॉट फाइंड दैट गुड आंसर्स। उसकी कंपैरिजन में आपकी प्राइवेट बैंक में जाइए, यू विल फाइंड के मैनेजर को मिलना है, 10 मिनट के अंदर मैनेजर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो ये जो एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाला जो एटीट्यूड है ना, ये PSUs में से हमें हटाना पड़ेगा। और सेल्फ रिलायंस शुड नॉट बी ए बाइनरी चॉइस बिटवीन डिफेंस प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स। कोलैबोरेशन जो है वो अगर ग्लोबल फर्म्स के साथ किया जाए, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों है पता है? क्योंकि जब ग्लोबल कंपनीज के साथ हम काम करते हैं ना डिफेंस में, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी, हम ये भी सीखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, हाउ दे ऑपरेट, कैसे सारी चीज़ों को, छोटी बड़ी सारी चीज़ों को वो मैनेज करते हैं, कैसे वो सिस्टम्स बनाते हैं, कैसे सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। इसका अनुभव भी हमें ग्लोबल फर्म से मिलेगा। तो एज ए स्टूडेंट हमें ये सारी ग्लोबल फर्म्स को यहाँ पर बुलाकर इनका प्रोडक्शन स्टार्ट करवाना चाहिए, और हमारी सरकारी कंपनीज जो हैं वो उनसे सीखें, और एक नया कल्चर और स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस दिशा में काम चल रहा है। USA, फ्रांस, इजराइल जैसी जो ये देशों की जो कंपनीज़ हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रहा है, और उनकी कंपनीज जो हैं उनके साथ यहाँ पर प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है। प्रोक्योरमेंट में रिफॉर्म्स आए हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इसमें भी मीनिंगफुल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। दिस वन इज़ अबाउट इनलैंड वाटरवेज। यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। डिस्कस द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट बंगाल इनटू ए लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी हब। बात भले ही सिर्फ एक राज्य की यहाँ पर हो रही है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, लेकिन आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, अगर आप वेस्ट बंगाल की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, कोई झारखंड से इस वीडियो को देख रहा है, कोई दिल्ली से देख रहा है, या फिर किसी भी दूसरे क्षेत्र से देख रहा है, तो हाउ यू शुड वॉच दिस वीडियो। वेस्ट बंगाल के साथ साथ आपको अपने राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए कि मेरे राज्य में कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं, मेरे राज्य में क्या ये चीज़ें हो सकती हैं जो वेस्ट बंगाल में हो रही है, राइट। कुछ चीज़ें हो पाएगी, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे राज्यों के लोकेशंस अलग होते हैं, लेकिन वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, राइट। आगे बढ़ने से पहले ये एक चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, वेस्ट बंगाल जो है
इसकी अगर आप नदियों की और कैनाल की बात करें तो 4593 किलोमीटर्स की नेविगेबल रिवर्स और कैनाल्स हैं, और गंगा है, गैंजिस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, गंगा, दामोदर, भागीरथी, हुगली, ये सारी ऐसी नदियां हैं जिसमें आप अगर हिस्टोरिकली भी आपको देखेंगे देन यू विल फाइंड कि इसका इस्तेमाल ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए हुआ है। इनलैंड वाटरवेज जो हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और वाटरवेज जो हैं ये पूरी आपको इकोसिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि वाटरवेज जो हैं तो उसके साथ साथ रोड की कनेक्टिविटी, इसके साथ रेल की कनेक्टिविटी, एयरक्राफ्ट की कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तो दैट बिकम्स ए वाटरवे इकोसिस्टम। अब ये जो वाटरवेज हैं तो इसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ भी होता है, लाइवलीहुड्स यानी कि जॉब्स जनरेट होती है। नेशनल वाटरवे 1 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो हैं ये सीमलेस कार्गो मूवमेंट को एनेबल करता है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल से म्यांमार और म्यांमार से फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसे राज्यों को ज्वाइन किया जाता है। ये कालादान जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, पुराना यानी कि कुछ सालों पहले इसके लॉन्च किया गया, 2-3 साल पहले इसको लॉन्च किया था, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि साउथ ईस्ट एशिया जो है इसमें ट्रेड रूट्स को अनलॉक करने का एक बहुत बड़ा काम करता है। इनलैंड वाटरवेज के फ़ायदे आप देखिए, ये इको फ्रेंडली है कंपेयर टू रोड एंड रेल, राइट। ये 25 से लेकर 60% कम CO2 एमिट करता है व्हेन यू कंपेयर इट विथ रोड एंड रेल। और कोस्ट की बात करें तो पर टन किलोमीटर का कोस्ट जो है वो रेलवे का आता है 2.50 रुपीज़, रोड का आता है 3.5 रुपये, और ये जो वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट है तो 1.5 रुपये से भी कम 1.1 रुपीज़ एंड 36 पैसा जितना कोस्ट होता है। तो कोस्ट वाइज CO2 वाइज भी काफ़ी ये अच्छा है। शेड्यूल कार्गो वेसल सर्विस जो है वो अभी कोलकाता टू पटना टू वाराणसी टू पांडु ये सारी जगहों पर अभी सर्विसेज जो है वो चल रही है। इसी के साथ साथ टूरिज़्म का पोटेंशियल भी बूस्ट करता है। आपने सुना होगा रामकृष्ण शारदा विवेकानंदा, ये एक टूरिज़्म रिवर टूरिज़्म सर्किट है। फिर सुंदरबंस की एक टूरिज़्म सर्किट है, इसकी वजह से जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। प्राइवेट क्रूज़ ऑपरेटर्स हैं, अंतारा क्रूज़ और दूसरी ऐसी कंपनीज हैं, वो फिलहाल टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। अभी बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुई थी तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ 800 करोड़ रुपीज़ के प्रपोजल जो हैं क्रूज़ टूरिज़्म के मिले थे। इसी के साथ 231 जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी चल रहे हैं। और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वाटरवेज को रेलवे के साथ, हाईवेज़ के साथ, एयरवेज़ के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कनेक्ट करना, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेस्ट बंगाल ने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन आवर कंट्री। इसका नाम है DHEU। और ये जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का एक स्टैंडर्ड सेट करता है। इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल जो है वहाँ पर होने लगा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिसमें मैरीटाइम इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों को भी बूस्ट मिला है, राइट। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वहाँ पर वहाँ की सरकार ने एक वेस्ट बंगाल मैरीटाइम बोर्ड एक्ट और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 है, तो जो बताया जाता है इट्स इन्वेस्टर फ्रेंडली। शिल्प साथी इसका नाम है, शिल्पा साथी। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोग्राम है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो इससे लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी साउथ और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इम्प्रूव हो रही है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, एमिशन कम होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, तो ये सारी चीज़ें ये जो वाटरवेज है वो जनरेट करता है। अब हमारे राज्यों में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर थोड़ी एक नज़र जो है वो हमें घुमानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना को अगर आप देखेंगे, इफ़ यू सी यूरोप, इफ़ यू सी USA, तो ये सारे, यूरोप इज क्षेत्र, राइट, यूरोपियन यूनियन टू बी प्रिसाइज, और चाइना, USA, कनाडा, तो ये सारे ऐसे देश हैं जो वाटरवेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज़ चीपर, इट इज़ सस्टेनेबल। अभी हमारे यहाँ पर जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन छोटी बड़ी सारी नदियों का कैसे कब इस्तेमाल किया जाए उस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ही, राइट। इट विल हेल्प अस अ लॉट। अब जो एक विषय है ये एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग विषय है और आज के ज़माने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया का तो ज़माना एक लंबे समय से चल ही रहा है। अब ये सारी चीज़ों की वजह से जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ह्यूमैनिटीज़, राइट, जो लिटरेचर के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, या फिर इस प्रकार के जो अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो ये सारे कोर्सेज जो हैं कहीं ना कहीं बंद हो रहे हैं। Canterbury Christ Church University is discontinuing undergraduate English literature degrees from 2025. Goldsmiths is cutting Black British Literature and History Masters program. इसके साथ अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स, और यहाँ पर नाम है सरे यूनिवर्सिटी का, दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, माई इन द सेंस के यहाँ से ही मैंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया है। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूके में है, राइट, गिलफोर्ड में। तो ये सरे यूनिवर्सिटी जो है ये भी ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं इनके स्टाफ को डाउनसाइज कर रही है। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। नंबर वन इज़ फाइनेंशियल प्रेशर, इन सारे सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंस। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा है इन सब्जेक्ट्स को लेकर। दिस आर द टू बिग रीजन्स। आज क्या हो रहा है, जो स्टेम के सब्जेक्ट है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, लोग इन सारे सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स आपने क्लियर किए, इसमें से मास्टर किया और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, टेक इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। लेकिन लिबरल एजुकेशन का कॉर्नरस्टोन अगर कोई है तो दैट इज़ लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर ही सिर्फ नहीं है, राइट, इट कैन बी हिंदी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, राइट। मैं यहाँ पर लिटरेचर इन जनरल की बात हो रही है, लेकिन शुरुआत जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से हुई है। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसकी बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में। हमारे देश में कितनी है आप जानते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसकी वैसे तो बहुत डिमांड है, लेकिन इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो बंद होते जा रहे हैं। तो किस दिशा में एजुकेशन सेक्टर जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। जॉब मार्केट जो है तो उसमें लोग क्या कह रहे हैं कि भाई टेक्निकल स्किल्स हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। लिटरेचर और इन सारी चीज़ों के जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं वो अब लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं। कल्चर और डेमोग्राफिक शिफ्ट हमें देखने को मिला है। स्टूडेंट का प्रेफरेंस जो है वो इमीडिएट आउटकम्स पर है कि भाई जैसे ही डिग्री खत्म की तो अच्छी एक जॉब मिल जानी चाहिए, राइट, यही सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। लेकिन जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर का काम है, उसकी जो गहराई है, उसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। एक तो ये बात भी है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं और स्ट्रगल भी काफ़ी अच्छा, मीन्स बहुत ज़्यादा रहता है। आप जानते होंगे अब एक बदलाव भी देखने को मिला है। एक वक्त था जब आज से 15-20 साल पहले फॉरेन जाना जो है इट वॉज अ ट्रेंड, और अगर आप वापस आते हैं तो आपको ऐसे ज़ोंबी की तरह देखते हैं कि भाई आप वापस क्यों आ गए। आई हैव फेस दैट थिंग कि भाई आप वापस क्यों आए, आपको वहाँ पर जाने का मौका मिला एंड यू आर बैक हियर। दिमाग तो ठीक है लेकिन अब ऐसा हो रहा है, लोग कह रहे हैं भाई मुझे कहीं नहीं जाना, अमेरिका आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मुझे यहीं पर ही रहना है अपने देश में, क्योंकि डेवलपिंग देश हैं तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में भी अवेलेबल हैं। अब सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उससे सबसे जो डेंजरस चीज़ हुई है दैट इज़ अटेंशन स्पैन्स। मीन्स अब ऐसी सिचुएशन आई है कि लोग जो हैं वो 15-20 मिनट का वीडियो जो है वो भी अगर देखना है तो भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो इतना बड़ा 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें समझा दो। तो जो एक इंटरेस्ट है लिटरेचर में वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का सबसे अगर नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो है सबसे बड़ा वो यही है कि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो चुका है। इट्स लाइक कि हमारे शरीर में से जब मसल्स चले जाते हैं, व्हेन वी लूज आवर मसल्स, तो मोबिलिटी पर इम्पैक्ट आती है। वैसे ही जब अटेंशन स्पैन कम होता है तो नॉलेज की गहराई में जो जाना है, चीज़ों की गहराई में जाना है, वो हम नहीं जा पाते हैं। आने वाले समय में आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। शॉर्ट्स तो आप हर रोज़ देखते ही होंगे, लेकिन आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम वीडियोज़। प्लान ये है कि 10 वीडियो की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा आपके लिए यूट्यूब पर। इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल। हो सकता है कि शायद मेंबर्स ओनली उसको किया जाए, आई डोंट नो येट। अभी वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी
आई एम वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट एज वेल, जिसमें मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं दैट यू शुड फॉलो, जिससे आप जो है वो गहराई से चीज़ों पर काम कर सके। ये जो अटेंशन स्पैन कम हुआ है तो उसको रिवर्स कैसे कर सके, क्योंकि कुदरत ने जो हमें गिफ्ट दी है उनमें से सबसे बड़ी गिफ्ट्स की अगर हम बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर मेनी गिफ्ट्स दैट आर बीन गिवन बाय नेचर टू अस। इवोल्यूशन ने जो हमें चीज़ें दी हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड द आर्ट ऑफ फोकस। जो काम हम गहराई से करते हैं उसी काम को हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। शैलो वर्क जो है उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, राइट। तो लिटरेचर जो है ये डिमांड करता है पेशेंस, धैर्य चाहिए आपको चीज़ों की गहराई में जाना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि ये जो लिटरेचर है या फिर जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तब हम अलग अलग कल्चर्स को समझते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग ह्यूमन कंडीशंस में लोगों ने क्या क्या डिसीजंस लिए, क्या क्या चीज़ें हुई, और इससे जो हमारा दिमाग तैयार होता है, इससे जो हमारी क्रिटिकल स्किल्स डेवलप होती है, इससे हम हमारे जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जीवन में अलग अलग चैलेंजेस जो आएंगे, अलग अलग चीज़ें जो आपने कभी सोचा नहीं है ऐसी चीज़ें आ जाएगी आपके सामने, तो इनको हैंडल करने की क्षमता जो है वो भी इस प्रकार के सब्जेक्ट से हमें मिलती है। लिटरेचर जो है उसकी गहराई से हमें मिलती है। तो आज के ज़माने में ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है उसमें जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ टू गोइंग डीपर इनसाइड, ये एक एसेंशियल स्किल है। जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स अगर बंद हो गए तो ये स्किल जो है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को बंद कर देगी तो ये एक बहुत ही नीश इंटरेस्ट रह जाएगा। आज जैसे किताबें पढ़ना जो है आप देखेंगे, शॉर्ट्स और सीरीज़ देखना जो है ये हर कोई कर रहा है, लेकिन किताबें कौन पढ़ रहा है? बहुत कम लोग। और अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई लोग आपको ये भी कहेगा इसका क्या फ़ायदा है, ये आज पता नहीं चलेगा। इट्स ए मैराथन, स्प्रिंट नहीं है ये। 10 सालों तक अगर आप किताब पढ़ते जाएंगे, हर रोज़ आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, 10 सालों के बाद आप देखिएगा जो डिफरेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट मनी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लाइफ सक्सेस और अचीवमेंट में जो डिफरेंस है। अचीवमेंट इज अबाउट क्वांटिटी, सक्सेस इज अबाउट क्वालिटी। तो ये जो डिफरेंस है ना वो आपको देखने को मिलेगा 10 सालों को। एक दशक तक आपकी ये सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी चलती रही, देन यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज़ नॉट डूइंग और नॉट वर्किंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट और एक पर्सन जो उस पर काम नहीं कर रहा है और कर रहा है, उसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस आर द थिंग्स एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, अभी इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। इट्स मोर देन इनफ, हमने काफ़ी चीज़ों की गहराई में बात कर ली और आज वैसे वक्त भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने ले लिया है। ओके, लास्ट टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं। दिस वन इज़ अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश। पीछे बैकग्राउंड में आपको भारत का मैप और यहाँ पर बांग्लादेश का मैप दिख रहा है, राइट। क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन बांग्लादेश सिविलियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। बांग्लादेश की जो सरकार है अभी, वहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस साहब की जो अभी केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, तो इनकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिली है। कुछ समय पहले हमने इस विषय पर भी बात की थी, लेकिन अब वहाँ की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इट इज़ डिससेटिस्फाइड विद द यूनुस गवर्नमेंट, राइट। जनरल वाक़िर उज़ ज़मान जो हैं उन्होंने ये एम्फेसाइज़ किया है कि पीस, स्टेबिलिटी और टाइज़ के लिए या फिर पीस और स्टेबिलिटी के लिए भारत के साथ रिश्ते जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज़ सिग्नलिंग ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन विथ यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि मिलिट्री ने पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान बांग्लादेश की मिलिट्री ने इंटरवीन किया है, और अब जो करंट सरकार है उससे कहीं ना कहीं वहाँ की जो मिलिट्री है वो अपने आप को दूरी बना रही हैं, राइट। इट इज़ नॉट हैप्पी विथ इट, क्योंकि मिलिट्री की चिंता का विषय यह है कि जो चीज़ें चल रही है इसकी वजह से इकोनॉमिकल डिक्लाइन आएगा और इसी के साथ साथ तो सोशल डिवीजन जो है वो भी क्रिएट होगा। और जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये हैम्पर हो जाता है, और गवर्नेंस फेलियर की वजह से प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंस होता है, और सारी चीज़ें फिर एंड ऑफ द डे मिलिट्री को संभालनी पड़ती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि नेशनल स्टेबिलिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखे। जनरल वाक़िर जो है उन्होंने ये एक स्ट्रेस दिया है, इस बात पर जोर दिया है कि भारत के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बांग्लादेश का की पार्टनर रहा है। बांग्लादेश जो है वो
ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को लेकर भारत पर डिपेंडेंट रहा है और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए और काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन के लिए भी भारत के साथ बांग्लादेश की अच्छी टाइज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात वहाँ के आर्मी चीफ बता रहे हैं, राइट। और मिलिट्री चाहती है कि ये पॉपुलिस्ट रिटोरिक ना हो और एक प्रैग्मेटिक लॉजिकल फॉरेन पॉलिसी हो, राइट। और रीजनल जो डिपेंडेंसी है इसका बैलेंस के लिए भारत ने जो अभी तक रोल प्ले किया है, तो ढाका की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है, ये सिविलियन और मिलिट्री के बीच में एक अच्छा बैलेंस रहे, ये भी बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो सरकार है उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बांग्लादेश में हो रहे हैं। अब देखिए, मिलिट्री ने अपने आप को मीन्स ये सारी चीज़ें सामने रखी है, तो आई होप इससे एक प्रेशर जनरेट होगा यूएस सरकार पर, एंड लेट्स होप कि वहाँ पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्द से जल्द हों। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।